हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो मेरा नाम है कपिल गोयल और हाजिर हूँ आप लोगों के सामने CUET पीजी फिजिक्स EMT का एक और लेक्चर लेकर। और आज है लेक्चर नंबर 7 और इस लेक्चर के अंदर गाउस लॉ की एप्लीकेशंस हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे। तो अभी तक हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है गाउस लॉ, जिसके ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो मेरे समझ में अब जो गाउस लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो तुम्हारे होने लग गई होंगी। जो क्वेश्चंस हैं जो कहीं अटकते होंगे वो होने लग गए होंगे अगर सॉल्व कर रहे हो तो, है ना। होपफुली जितने भी बच्चे हैं जो ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, जो या प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ये वीडियो देखते हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे इनके बाद, इन वीडियोज़ को देखने के बाद। अगर वीडियोज़ को देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तो फिर मज़े वाली बात है नहीं, क्योंकि डेरिवेशंस या यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो सफिशेंट है। वहाँ यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करा सकता मैं, तो तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो ये वीडियोस देखने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर किया करो। अब सवाल ये आता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो एक तो जो मैं असाइनमेंट भेजता हूँ डेली के 5-5, 6-6 प्रॉब्लम, वो तो करनी है। उसके अलावा CUET PG के लिए जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक हैं, अगर हैं तुम पढ़ते हो तो टेक्स्ट बुक जो BSc वाली है, उनके पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कर लिया करो, है ना। इसके अलावा कोई रेफरेंस बुक या कोई ऐसी बुक मार्केट में नहीं आती स्पेशली CUET PG के नाम से। एक काम इसके लिए तुम ये कर सकते हो ज़रूर कि जो PGT फिजिक्स के पेपर होते हैं ना, जो टीचर जो रिक्रूटमेंट के PGT फिजिक्स के पेपर होते हैं, वो पेपर के तुम परचेज़ कर लो अमेजन से, वो मिल जाएंगे तुम्हें किसी भी स्टेट के। UP PGT फिजिक्स के कर लो, राजस्थान PGT फिजिक्स के नाम से बुक्स आती हैं, उनको परचेज़ कर लो और वो पेपर सॉल्व कर लो। तो 80-90% सिमिलर होता है पेपर CUET का भी उसी के, तो वो मैं प्रेफर करूँगा कि अगर तुम उसको सॉल्व करते हो तो, है ना। चलिए भाई, तो आज के लेक्चर में कल तक से पहले तो हम कल की बात कर लें। तो कल तक तो हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जो क्वेश्चंस है गाउस लॉ के ऊपर सिलेंड्रिकल स्फेरिकल वाले, वो हमने सारे ख़त्म कर लिए थे लगभग। बाकी मैंने तुम्हें असाइनमेंट में भेज दिए थे। असाइनमेंट में कल ज़्यादा तो रिस्पॉन्स मेरे को देखने को मिला नहीं। शायद तुम लोग IIT जैम के एग्ज़ाम में बिजी हो या फिर तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स मेरे सामने से चल रहे हैं या आने वाले हैं, तो उसमें बिजी हो। जब भी तुम्हें करना है वो कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना। आज हम सिलेंड्रिकल जो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ख़त्म कर लेंगे। उसके अलावा जो प्लेन शीट है या पिल बॉक्स वाले, रेक्टेंगुलर वाले जो गाउस लॉ से क्वेश्चन होंगे, उनको भी हम सॉल्व करके ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कई लोगों के ये डाउट भी आते हैं कि जो कोर्स कैसे ख़त्म होगा या सिलेबस धीरे चल रहा है, तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो इतना मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यूज़ करते हैं हम रो, फाई और जेड। रो को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाई का मतलब होता है अजीमुथ एंगल, जेड का मतलब होता है जो जेड एक्सिस के अलोंग इसकी लेंथ होती है। फिर हमने इसकी निकाल ली थी लेंथ वेक्टर्स, निकाल लिए थे DL1, DL2 और DL3। DL1 हमने निकाला था डी रो रो कैप, DL2 हमने निकाला था रो डी फाई फाई कैप और DL3 हमने निकाला था DZ जेड कैप। ये जिन लोगों को नहीं पता है साहब, वो जाके देखो लेक्चर नंबर 3 या 4, वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमने लिमिट लिखी थी रो की 0 से इन्फाइनाइट, जेड की माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट और फाई की लिमिट थी 0 से 2 पाई। एक्स कोऑर्डिनेट हमने निकाला था, अगर रो को एक्स में चेंज करना है तो एक्स इक्वल्स टू रो कॉस फाई आया था, वाई इक्वल्स टू रो साइन फाई आया था और जेड इक्वल्स टू जेड आया था। वॉल्यूम अगर हमें निकालना है सिलेंड्रिकल एलिमेंट का, तो वॉल्यूम 3 डायमेंशन से मिलकर बना है, DL1, DL2 और DL3। तो इसका जब हमने DL1, DL2, DL3 की वैल्यू रखी और इसका इंटीग्रेशन किया इन बिटवीन लिमिट्स। अब लिमिट मैंने जो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली है उसको 0 से इन्फाइनाइट ना लेकर एक वैल्यू दे दी 0 से R। इसी तरह से DZ की जो लिमिट है माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट ना रखकर उसको दे दिया मैंने 0 से L। तो उसको जब सॉल्व करोगे तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम आ जाता है तुम्हारे पास पाई R स्क्वायर L। यहाँ पर मैंने लेंथ कंसीडर कर ली, सिलेंडर की कितनी है L है, और यही वॉल्यूम तुम्हारे पास आता है। इसी तरह 3 एरिया यहाँ पर हम बना सकते हैं। 3 एरिया कैसे, जिस तरह से हमने स्पेयर के केस में बनाया था। एक बार हमने DL3 को फिक्स कर दिया था, एक बार हमने DL2 को फिक्स कर दिया था, एक बार हमने DL1 को फिक्स कर दिया था। तो सेम कहानी यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं एरिया बनाऊँ सिलेंड्रिकल सरफेस का, यानी कि
मैं फिक्स कर रहा हूँ किसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर को, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि DL1 को फिक्स कर दिया। तो एरिया जो बनेगा वो मेरा किससे बनेगा, DL2 और DL3 से। DL2 क्या है, ये है, और DL3 क्या है, ये है। तो इन दोनों को मैंने ले लिया, इन दोनों को मैंने ले लिया। तो यहाँ से इसका जब लिमिट लगा के इंटीग्रेशन मैंने किया तो मेरे पास आंसर आया 2πRL। और ये जो एरिया आया है किसका है, सिलेंड्रिकल सरफेस का। और ये सिलेंड्रिकल सरफेस क्या बोला है, ये वाली जो सरफेस तुम देखते हो, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस तो होती है सिलेंड्रिकल सरफेस। और ये ऊपर वाली जो दोनों सरफेसेज हैं, ये कौन सी सरफेस होती है, डिस्क। ठीक है, ये कौन सी सरफेसेज होती है, डिस्क। ये डिस्क सरफेसेज होती हैं ऊपर वाली दोनों। तो एक एरिया तो ये आ जाएगा जिसको हम नाम देंगे सिलेंड्रिकल सरफेस। बाकी एक बनेगी डिस्क सरफेस, ये डिस्क बन गई और ये डिस्क। तो डिस्क के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी जेड की वैल्यू 0, यानी कि DL3 फिक्स हो गया। तो इस केस में जो एरिया लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, DL1 और DL2। DL1 की वैल्यू रो डी रो और DL1 की वैल्यू डी रो और DL2 की वैल्यू रो D5। फिर एक और सरफेस बना सकते हैं हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर, यानी कि इसको सामने से देख रहा हूँ तो रेक्टेंगुलर, इसमें भी ये मैंने फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू फिक्स हो गई और ये 90 डिग्री आ गई यहाँ पर। तो यानी कि मैंने अब फिक्स कर दिया DL2। तो जो एरिया बनेगा वो किससे मिलकर बनेगा, DL1 और DL3। DL1 क्या है, D रो, और DL3 क्या है, DZ। तो यहाँ से ये DS3 बन गया। ठीक है, इतनी बात मैंने तुम्हें पहले भी बता दी है और आज फिर वापस से मैंने रिकॉल करा दिया। अब सवाल की बात कर लेते हैं, किस तरह से सवाल बनेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सर्किल ऑफ रेडियस R placed in the XY plane with its center at the origin due to point charge Q placed at 0, 0 D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, और जो पॉइंट चार्ज रखा है यहाँ पर रखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, मैं ये देखो ये D पर रखा है, तो मैं इसको पूरा सिलेंडर बना लेता हूँ 2D लेंथ का। तो मैंने 2D लेंथ का एक सिलेंडर बना लिया। तो ये अगर डिस्क सरफेस है तो ये भी कौन सी सरफेस हो जाएगी, डिस्क सरफेस। तो अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये एक एनक्लोज सरफेस हो गई जिसके अंदर चार्ज रखा है, और चार्ज जो टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर वो कितना होता है, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q एनक्लोज्ड कितना है यहाँ पर, Q एनक्लोज्ड की वैल्यू है Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल आ गया। अब जो टोटल फ्लक्स है वो 3 सरफेसेस से जा रहा है, 1, 2 और 3। तो 2 तो है डिस्क सरफेस, अगर मैं इसको नाम दूँ 1, इसको नाम दूँ 2 और इसको नाम दूँ 3। तो 1 और 3 तो है कौन सी, डिस्क, और 2 कौन सी है, कर्विलिनियर सरफेस। तो टोटल जो फ्लक्स है वो किसके बराबर हो गया, 2 इंटू डिस्क और 5 कर्व्ड, है ना। तो हमें किससे निकालना है, डिस्क से निकालना है। किससे निकालना है, डिस्क से। तो डिस्क से हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, फ्लक्स की। तो देखो इसको करने के लिए तुम्हें करना पड़ता है डेरिवेशन। मैं डेरिवेशन का डायग्राम बना देता हूँ, इसके अलावा डेरिवेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमसे कोई नहीं पूछेगा, उसका आंसर मैं तुम्हें बता दूंगा, और उसमें क्या पूछा जा सकता है ये मैं तुम्हें बता दूंगा। तो डेरिवेशन करने के लिए ये हम इस तरह से कुछ डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर भी एक हम छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हमारा Q चार्ज है। तो यहाँ से मैं रेडियस मान लेता हूँ ऐसे, और ये हो गई D डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस मैंने मान ली स्मॉल r, और इसको मान लिया U। तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं इसकी वजह से, इसको इंटीग्रेट वगैरह करके। तो हमारे पास जो 5 डिस्क की वैल्यू आती है ना, ये डायरेक्ट वैल्यू मैं बता रहा हूँ, तुम्हें याद रखनी है, डेरिवेशन नहीं करना है। डेरिवेशन किसी को चाहिए तो वो ग्रुप में मेरे को मैसेज कर देना, मैं डेरिवेशन करके बता दूंगा, उसको लिख के तुम्हें भेज दूंगा। यहाँ पर करने का कोई मतलब नहीं है कि कोई हमसे पूछेगा नहीं, हमें डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए। तो 5 जो डिस्क आएगा 5, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस D अपॉन R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, जहाँ R जो है R है एरिया, रेडियस हो जाएगी, किसकी, इस डिस्क की। ठीक है, अब इसमें दूसरा सवाल ये बन सकता है, पहले तो इस जो क्वेश्चन हमें पूछा उसका आंसर तो ये आ गया, ये वाला A। अब हमें जो पूछा है इसमें ये और पूछा जा सकता है कि कर्विलिनियर का एरिया बताओ, तो फ्लक्स बताओ। तो कर्विलिनियर का फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो कर्विलिनियर का जो फ्लक्स आ जाएगा कर्व का, वो कितना आ जाएगा, 5 टोटल माइनस Q 2Q इंटू डिस्क, है ना, ये आ जाएगा।
तो इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आता है तुम्हारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस में से ये माइनस कर दो, ये पूरा पूरा, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख दूँ ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको काट दो, और 1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बनता है। इसको फर्दर सॉल्व कर लो। फर्दर सॉल्व कैसे करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर इसको 2 से, तो पूरे में से कॉमन कितना निकल गया, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2, यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो D अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बन जाएगा। 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1, यहाँ 2 भी है ना, यहाँ 2 भी है, सॉरी, 1 मिनट रुको, मैंने गड़बड़ कर दी है, इसको मिटा लो यहाँ से। यहाँ पे 2 और लगेगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 कटेगा, कॉमन कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा प्लस D अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, तो कर्वीलिनियर सरफेस के लिए आंसर आ जाएगा QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये कर्वीलिनियर के लिए आ गया, ध्यान रखना। अब जैसा कि तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, उसके लिए कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू बताओ, कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू बताओ। तो देखो यहाँ जो D है ये आधी डिस्टेंस है, ये आधी, और ये सिलेंडर की पूरी डिस्टेंस है L। तो यहाँ पर जब कर्व का आंसर निकालोगे तो वो क्या आंसर निकालोगे, Q D की जगह रखोगे L/2। ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ होती है बच्चों से, और यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है गलत। और आर स्क्वायर इसकी जो भी रेडियस तुम्हें दी हुई हो डिस्क की, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, L/2 का स्क्वायर, है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ पर अगर 2L होता तो यहाँ पर आता L, यहाँ पर L है तो यहाँ पर कितना आएगा, L/2। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात जिसको समझ में नहीं आई है वो कमेंट करके बताओ कि मैंने कैसे निकाला है। फिर बोल रहा हूँ, किसी को इसका डेरिवेशन चाहिए इस फॉर्मूला का, तो वो ग्रुप पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं डेरिवेशन भेज दूंगा उसका, है ना। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है उसके डेरिवेशन से, कोई हमें नहीं पूछने वाला। फिर भी चाहिए डेरिवेशन की, बिना डेरिवेशन के समझ में नहीं आएगा तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में स्पेशली ये ध्यान रखना, ये वाली बात, कि यहाँ पर अगर 2L है तो यहाँ पर L आएगा, यहाँ पर अगर L है तो यहाँ पर L/2 हो जाएगा, यानी कि आधी डिस्टेंस चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन क्या दिया है, अ लॉन्ग सिलेंडर कैरीज अ चार्ज डेंसिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस रो इक्वल्स टू kx। चार्ज डेंसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है कितनी, ks, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद फॉर सम कांस्टेंट k, कांस्टेंट है k, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। तो सिलेंडर ले लूँ मैं, ये मैंने सिलेंडर ले लिया, इस तरह से सिलेंडर ले लिया, ये साफ सिलेंडर हो गया हमारा, और ये इसका एक्सिस हो गया। अब सबसे पहले इनसाइड द सिलेंडर की बात हो रही है, तो इनसाइड द सिलेंडर मैंने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया और उस पॉइंट के लिए मैंने ये गाउसियन सरफेस मान ली। ऐसे मेरे पास ये गाउसियन सरफेस बन गई छोटी सी, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर। और यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये जो पूरी डिस्टेंस है ये है कैपिटल R, और ये जो डिस्टेंस है ये हो गई स्मॉल r। इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी है, L है। तो हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स के लिए हमारे पास गाउस का नियम E.ds इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, Q एनक्लोज्ड। तो Q एनक्लोज्ड किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा रो इंटू dV, है ना। तो Q एनक्लोज्ड, रो जो है उसकी वैल्यू कितनी, रो की वैल्यू है Ks, तो यहाँ Ks। अब जो dV है, dV यहाँ S, रो को डेंसिटी से लिख दिया। तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट थे, रो, फाई और z। अब यहाँ रो चार्ज डेंसिटी लिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, जो रो है उसको यहाँ किससे लिखूँगा, S से लिख दूंगा इसमें, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला कोऑर्डिनेट है उसको मैं S से लिख रहा हूँ। किससे लिख रहा हूँ, S से।
तो अब ये कोऑर्डिनेट हो गए एस फाई जेड। तो dv के लिए क्या करेंगे, dl1 dl2 और dl3। तो dl1 कितना हो जाएगा ds, dl2 यानी कि जो रो डी फाई था वो कितना हो जाएगा एस डी फाई, और dl3 जो कि dz था वो dz रहेगा, है ना, ये रहेगा ऐसा, तो ये dz रहेगा। अब इसके ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाएंगे, तो इसको फर्दर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से q एनक्लोज्ड की वैल्यू, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने साहब, और k, और ये कितना हो गया, ये हो गया एस स्क्वायर, एस स्क्वायर ही होगा ना, एस इसमें आएगा के एस स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एस डी फाई और डी जेड। अच्छा, अब जो डी एस क्यू एनक्लोज्ड चाहिए पूरा कितना बंद है, तो हम जो क्यू एनक्लोज निकालना चाह रहे हैं वो किस रेडियस के लिए निकाल रहे हैं, स्मॉल आर। तो 3 लिमिट लगेगी, एक तो फाई की, फाई की लिमिट कितनी होगी 0 से 2 पाई, डी जेड हमने लेंथ ले ली एल, तो ये हो गया 0 से एल, और जो एस की लिमिट है वो कितनी हो जाएगी 0 से और स्मॉल आर। तो यहाँ पर क्यू एनक्लोज्ड कितना आएगा भाई, सबसे पहले 2 पाई को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना 2 पाई, जेड को सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा एल, और के रहेगा तो ये आ जाएगा 2 पाई के एल, तो आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका 0 से आर, और हो जाएगा एस स्क्वायर डी एस। तो यहाँ से हमारे पास क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई एस क्यूब अपॉन 3, तो आर क्यूब अपॉन 3 हो जाएगी, है ना, तो ये हो जाएगा कितना 2 पाई के एल, और ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 3, 2 पाई के एल आर क्यूब अपॉन 3, ये होगा ना आर क्यूब अपॉन 3, भाई मैं लिमिट लगा दूंगा तो ये बन जाएगा आर क्यूब अपॉन 3। ठीक, अब गाउस का नियम लगाना है, तो गाउस, ये एनक्लोज्ड की वैल्यू आ गई, तो अब गाउस का नियम क्या कह रहा है, गाउस का नियम कह रहा है ई डॉट डी एस क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डी एस की वैल्यू चाहिए, डी एस की वैल्यू इसके लिए रेडियस फिक्स कर रखी है, रेडियस का मतलब क्या हो गया रो, है ना, आर रो है ये रो, एस यहाँ पे इसको एस लिख देता हूँ मैं, इसको मैं लिख दूँ एस लिख देता हूँ, तो इसको इंटीग्रेट करोगे, मैंने यहाँ आर लिख दिया ना यार, चलो कोई नहीं, तो ये हो गया एस, तो यहाँ से जब डी एस के लिए फिक्स करोगे तो तुम्हारे पास जो क्या बनता था 2 पाई, और डी एस के लिए फिक्स कर रहे हो तो तुम्हारे पास क्या बनता था एरिया 2 पाई एक्स एल, 2 पाई आर एल, रो डी फाई, हाँ 2 पाई आर एल, तो ये कितना बन जाएगा 2 पाई आर एल। एक बात ध्यान रखना, ये पिछले उसमें भी कंफ्यूजन आ रहा था कि डी एस किसका एरिया होगा ई डी एस के साथ, तो डी एस जो होगा गाउसियन सरफेस का एरिया होगा, तो ये हो गया 2 पाई आर एल, और क्यू एनक्लोज की वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई के एल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पर ई इनसाइड की जो वैल्यू बन गई वो कितनी बन गई, वो बन गई के आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ई इनसाइड की वैल्यू क्या बन गई के आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ यही वैल्यू बन गई। 3 भी आएगा ना, 3 मैं भूल गया, हाँ 3 भी आएगा, तो ये 3 आएगा यहाँ पर, ये रखा तो ये वैल्यू आ गई, ये इनसाइड के लिए वैल्यू हो गई। अच्छा, आर की जगह कई बार ये यहाँ पर हमने एस लिया है, तो बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पर एस ले लूँ तो तुम एस भी ले सकते हो, तो कुल मिला के ध्यान रखना इनसाइड के लिए वैल्यू ये बन गई। तो एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, हालांकि पूछा तो हमें इनसाइड का ही है, हम आउटसाइड का भी निकाल लेते हैं। तो आउटसाइड के लिए निकालोगे तो उसके लिए जो गाउसियन सरफेस है वो बाहर जाएगी, तो अब सिलेंडर को ऐसा बना लो, इस तरह से, ये सिलेंडर हो गया। अब जो गाउसियन सरफेस है वो ऐसे बन जाएगी, यूं, है ना, इस तरह से बन गई। तो अब ये जो पॉइंट है तुम्हारा, मैं एस लिख दूं, यहाँ पर भी एस लिख सकते हो तुम, तो अब ये जो पॉइंट है तुम्हारा एस हो गया, और ये हो गया कितना आर। तो वही हमें तो फॉर्मूला लगाना है, कितना लगाना है ई डॉट डी एस और क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले तो क्यू एनक्लोज जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा रो और डी वी। तो क्यू एनक्लोज रो की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, रो की वैल्यू के एस, और डी वी जो है वो कितना था, वो था
डी एस, एस, डी फाई और डी जेड। अब इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन 1 2 3, 0 से एस लिख दूँ, हाँ ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेना है इसको, वो ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पर अच्छा, अब सवाल ये है कि 0 से एस लिखोगे या 0 से आर लिखोगे, क्योंकि ये तो गाउसियन सरफेस है, तो ये बाहर का जो हिस्सा है ये तो इमेजिनरी है। देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये तो इमेजिनरी है, तो चार्ज जो रहेगा वो तो इस तक ही रहेगा ना, यहीं तक जहाँ तक ये सॉलिड सरफेस है। तो ये कहाँ तक रहेगा, कैपिटल आर तक रहेगा। तो यहाँ पर अब जो इंटीग्रेशन होगा वो कहाँ तक होगा, कैपिटल आर तक होगा। ये ध्यान रखना बस। यहाँ पर तो इंटीग्रेशन हो गया था 0 से आर या 0 से एस, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 से और आर तक हो जाएगा एस के लिए। दूसरा जो रहेगा तुम्हारा 0 से 2 पाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रहेगा कितना 0 से एल। तो ये इंटीग्रेशन का ध्यान रखना, इस पर इसके ऊपर गड़बड़ हो सकती है। तो एस स्क्वायर डी एस डी फाई और डी जेड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डी फाई का तो 2 पाई बनेगा, डी जेड का एल बनेगा, तो ये तो बाहर आ गए 2 पाई के एल। और यहाँ रह गया 0 से कैपिटल आर और ये एस स्क्वायर डी एस। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 2 पाई के एल और ये एस स्क्वायर का बनेगा एस क्यूब अपॉन 3 और एस में वैल्यू रख दोगे आर की, तो ये बन जाएगा आर क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पर ये ध्यान रखना बिल्कुल, है ना, नहीं तो हो जाएगा गलत मामला। अब हमें चाहिए क्या, ये वाली डी एस। तो ये डी एस तो किसका एरिया होता है, गाउस की सरफेस का। तो गाउसियन सरफेस का एरिया वो तो फिक्स है, 2 पाई एस एल हो जाएगा। तो ई इंटू 2 पाई एस एल और ये कितना हो गया 2 पाई के एल और आर क्यूब अपॉन 3 और एप्सिलॉन नॉट। तो कट क्या क्या रहा है, देखो क्या क्या खत्म हो रहा है, ये 2 पाई से 2 पाई खत्म, ये एल से एल खत्म। तो यहाँ ई आउटसाइड जब निकालोगे तो आउटसाइड कितना आएगा, वो आएगा के और फिर यहाँ एस है ना और यहाँ आर क्यूब है, तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये के आर क्यूब और यहाँ कितना रहेगा, ये आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट एस, 3 एप्सिलॉन नॉट एस, है ना, या इसको आर भी लिख सकते हो। तो यहाँ से तुम देख रहे हो जो आंसर आ रहा है ना, जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, जब तुम बात कर रहे हो इनसाइड के लिए, तो इनसाइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर का मतलब हो गया एस स्क्वायर, लिख लो इसको एस स्क्वायर। और ई आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए ये प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन एस के, 1 अपॉन एस के, है ना। तो समझ गए कि किस तरह से डिस्टेंस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करेगा, समझ गए यहाँ तक। तो एक चीज़ मेरे को बताओ, यहाँ पर जो रो लिखा हुआ था, यहाँ पर जो रो लिखा हुआ था वो प्रोपोर्शनल था किसके, के एस के, यानी कि रो डिपेंड कर रहा है जब एस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एस या आर लिख सकते हो या रो लिख सकते हो, तो वो है n+1। और ई आउटसाइड जो है वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, 1 अपॉन एस के। तो अगर मैं बोलूँ कि रो जो है, रो के लिए एस 0 होता, यानी कि रो कांस्टेंट होता, तो उस केस में ई इनसाइड क्या बन के आता, S0+1, यही आता ना भाई, s की पावर n+1, यहाँ n कितना है 1, तो 1+1 हो गया। तो यहाँ पर कितना आएगा 0+1, यानी कि s के प्रोपोर्शनल, एक कम हो गया। और e आउटसाइड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, s के, है ना। तो अगर ये फॉर्मूला, ये दोनों जो फॉर्मूला लिखे हैं, इसमें मैं ये निकालना चाहूँ कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो सरफेस पर r बराबर हो जाएगा कैपिटल R या s बराबर हो जाएगा कैपिटल R, तो फॉर्मूला हो जाएगा KR²/3 और यहाँ पर भी s की जगह r रख दोगे तो क्या बन जाएगा, KR²/3 तो एट सरफेस, तो एट सरफेस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, तो s बराबर हो जाएगा r, तो चाहे वो e इनसाइड हो और चाहे वो e आउटसाइड हो, दोनों ही सेम फॉर्मूला देंगे और क्या वैल्यू देंगे वो, KR²/3 ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो समझने की ये थी,
इस क्वेश्चन का जो कंक्लूज़न था वो ये था कि एक सिलेंडर के लिए उसका इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरिएबल जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके साथ कैसे वेरी करेगा और रो के ऊपर किस तरह से, रो की वैल्यू के साथ किस तरह से डिपेंडेंट होगा वो, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। जिसको भी नहीं आई है वो कमेंट में बताइए कि क्या समझ में नहीं आया है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कल हमने स्पेयर के लिए समझा था, है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार पहला तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। अब कई लोगों के सवाल हैं ये, उसके पहले उसकी थोड़ी बात कर लें कि कोर्स कैसे होगा। तो देखो, एक्सपेक्टेड ये है कि जो तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे CUET PG के जो एग्ज़ाम होंगे वो होंगे जून में, और जून में भी लगभग 20 जून के बाद ये एग्ज़ाम होंगे, और अभी चल रहा है फरवरी। तो तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो है 8 या 9 सब्जेक्ट्स हैं, 9, 8 और 9, है ना। और अब ये तुम्हारे सवाल हैं कई लोगों के कि सिलेबस किस तरह से होगा। तो मेरे भी कई अपने रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं लंबे वीडियोस नहीं बना पाता, कॉलेज भी जाना होता है और फिर बहुत सारे काम होते हैं, तो उस वजह से नहीं बन पाते हैं या मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पाता हूँ। तो देखो, आज है फ्राइडे, तो अभी हमने जो चालू किया है वो चालू किया हुआ है EMT, ये हमारा चालू है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो अब प्लान ये है कि जो सैटरडे संडे आएंगे, जितने भी सैटरडेज़ और संडे होंगे, उनको जो वीडियोस अपलोड होंगे वो होंगे किसके, SHM एंड वेव्स के, SHM एंड वेव्स के। और EMT जो है वो रेगुलर डेज़ में अगर मेरी छुट्टी आ गई, मतलब कॉलेज से मेरे की ऑफ होगा, सरकारी छुट्टियाँ आएंगी, तो उस दिन लंबे वीडियो भी बना दूंगा, 3-4 वीडियो भी डाल दूंगा, तो रेगुलर डेज़ में ये डल जाएंगे। तो ये तो हमारा फैब में ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू होगा, जो रेगुलर में चालू होगा, वो रेगुलर में मैं चालू करूँगा मैकेनिक्स को, ठीक है। ये हमारा चालू रहेगा। तो ये करीबन हमारा मार्च, आधे मार्च तक ये ख़त्म हो जाएगा, मिड ऑफ मार्च, ठीक है। ये मैकेनिक्स हमारा चलेगा पूरा मार्च मैकेनिक्स, मार्च में भी 20 मार्च तक मार्च चलेगा मैकेनिक्स, मार्च। फिर हमारा मिड मार्च में ही जो ये सैटरडे संडेज आएंगे, इसमें मैं चालू करूँगा एटॉमिक एंड न्यूक्लियर। ये मिड मार्च से और ये चलेगा अप्रैल तक, ठीक है। मैकेनिक्स तुम्हारा मार्च में ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे लूँगा थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा चलाऊँगा मैं अप्रैल में पूरा, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5वां। फिर जो लगभग 15 अप्रैल के बाद जो तुम्हारा चलाऊँगा मैं, वो चलाऊँगा मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। और ये जाएगा मई तक। तो EMT 1, 2, मैकेनिक्स 3, 4, थर्मोडायनेमिक्स 5 और ये 6। अब बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, पहले हम इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे और ये टारगेट रहेगा हमें कि हमारा ये मई तक हम कंप्लीट कर लें, मई में भी 10-15 मई तक। और जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि क्वांटम हो गया, है ना, और कौन सा रह जाएगा, न्यूक्लियर हो गया, एटॉमिक और न्यूक्लियर तो मैं करा रहा हूँ ना, कौन सा रह जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स रह जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये तुम अपने लेवल पे भी करते रहो और मुझे टाइम मिल गया तो मैं वो करा दूंगा। तो इस हिसाब से हमारा शेड्यूल रहेगा। तो जिन भी लोगों की क्वेरीज़ है कि सिलेबस कैसे होगा और क्या होगा, तो वो उसका मैंने ये शेड्यूल बना दिया है। ये जो लेक्चर बनाता हूँ मैं, इनमें क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहा हूँ, तो इनमें भी बहुत टाइम लगता है। तुम्हें लगता है कि 1 घंटे के आ रहे हैं, परंतु ये एक्चुअल में अगर इनको मैं लाइव में पढ़ाऊँ तो ये 2-2 ढाई घंटे में ख़त्म होंगे।
और बाकी का तुम्हारा काम है कि तुम असाइनमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसको कितना कर रहे हो वो तुम्हें देखना है कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स के पर्पस के हिसाब से, या एग्ज़ाम है तो तुम डिले कर रहे हो, वीडियो नहीं देख रहे हो, वो तुम्हारा लुकआउट है। मैं फ़िलहाल उसके हिसाब से चलने वाला हूँ। रीज़न बीइंग कि जो टाइट शेड्यूल है मेरा, तो उसमें से मेरे को इतना ही टाइम मिल पाता है जिससे मैं कवर कर पाता हूँ। बाकी के तो तुम्हारे और कुछ भी तुम्हारी क्वेरीज़ हैं तो वो पूछ सकते हो, पूछने के लिए बिल्कुल भी कोई जो बाउंडेशन नहीं है। जो भी तुम्हारी क्वेरीज़ है वो पूछ सकते हो, चाहे वो तुम व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछो और चाहे वो यूट्यूब पर पूछो, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट चार्ज वायर हैविंग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कैसे है, हमें एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर दे दिया। अब इनफाइनाइट लेंथ तो हम दिखा नहीं सकते, तो इसकी जगह कई बार ऐसा लिखा आएगा लॉन्ग लेंथ, है ना, बहुत लंबा तार होगा। तो इसके केस में हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा इसमें टुकड़ा मान लेंगे और उस टुकड़े के चारों तरफ हम सिलेंड्रिकल सरफेस मान लेंगे। ऐसे कैसी सरफेस मान लेंगे, सिलेंड्रिकल सरफेस। ये सिलेंड्रिकल सरफेस मान ली, और इस सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया वो s हो गया। हम ये मान लेंगे कि जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्बडा है, मान क्या ली है, तो ये हमें गिवन है। गिवन क्या है, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है, और ये जो चार्ज डेंसिटी है ये लीनियर है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा जो हमें दे रखा है, तो हमें निकालना है चार्ज। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी से अगर हमें चार्ज निकालना है Q, तो वो किसके बराबर होगा, लैम्बडा इंटू डी एल, लेंथ। तो ये जो लेंथ है हमने कितनी कंसिडर कर ली, L लेंथ कंसिडर कर ली। तो Q जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, लैम्बडा इंटू L। उसके बाद हमें क्या लगाना है, गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या होता है, इंटीग्रेशन E डॉट डी एस और Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये इस डायरेक्शन में S की में फिक्स हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E 2πSL, और ये Q एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी होगी, लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो L से L कट गया, तो यहाँ से E का फॉर्मूला कितना आ गया, ये आ गया लैम्बडा अपॉन 2/एप्सिलॉन नॉट S। ये डायरेक्ट फार्मूला भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, इसको याद रखना, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, इसको याद रखना। S जो है वो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ज़रूरी नहीं कि इसकी लेंथ यहाँ तक ही हो, यहाँ तक भी हो सकती है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो कहीं इन बिटवीन है, और उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है कितनी है, R है, ठीक है। कितनी है सेंटर से डिस्टेंस, R है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी आ जाता है कई बार कि एक लॉन्ग वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है लैम्बडा अपॉन 2πएप्सिलॉन नॉट। R भी लिखा होता है कई जगह, S भी लिखा होता है। इसी तरह से ये कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि एक हाफ सर्किल की वजह से या हाफ सर्कुलर रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, तो उसकी वैल्यू भी होती है लैम्बडा अपॉन 2πएप्सिलॉन नॉट R। तो उसको जब करेंगे, जब उसको भी डिस्कस करेंगे, हालांकि उसका डेरिवेशन भी नहीं करेंगे, पर जब वो बहुत सारे फार्मूले हमको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि एक डिस्क का फार्मूला होगा, डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्वार्टर रिंग की वजह से, हाफ सर्कुलर रिंग की वजह से, तो वो फार्मूले हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि डेरिवेशन हमसे कोई पूछेगा नहीं, उन डेरिवेशन में घुसने का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन को याद रखना तुम लोग। तो अब बात करेंगे हम प्लेन शीट की वजह से। तो प्लेन शीट की वजह से हमें जो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कई बार इसमें प्लेन शीट की जगह लिखा होगा कि इनफाइनाइट डिस्क होगी, डिस्क ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो प्लेन शीट का मतलब क्या होगा कि जैसे हमारे पास ये एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई है और ये जेड है। तो इस तरह से यहाँ पर कोई शीट रखी है, ये ऐसे एक्स वाई प्लेन में रखी है, लेट सपोज ये शीट ऐसे, ये शीट रखी है। तो इस शीट का हमें चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा। अब ये बात ध्यान रखो कि सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो वो किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ पर अगर तुम्हें चार्ज निकालना है तो उसके लिए तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया से। तो अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके। एक तरीका क्या है कि इस शीट को मैंने ऐसे रख लिया बाहर इस तरह से। तो एक बार तो इसकी जो गाउसियन सरफेस में मानूंगा वो पिल बॉक्स मानूंगा, मान के कर सकता हूँ मतलब,
और एक इसको मैं सिलेंड्रिकल सरफेस, इसकी जो गाउसियन सरफेस है वो मानकर कर सकता हूँ। पिल बॉक्स का मतलब क्या होगा, इस तरह से मैं सरफेस बना दूंगा एक रेक्टेंगल की तरह, यानी कि माचिस बना दी मैंने ऐसे। ये इसका जितना हिस्सा इस शीट के ऊपर, ये शीट बीचों बीच रखी है इसके, तो जितना हिस्सा ऊपर है उतना हिस्सा कहाँ है, नीचे। और ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया जो है वो हमने कंसीडर कर लिया कितना है, ए है। कितना है, ए। और नीचे वाले का भी जो एरिया है वो कितना होगा, ए होगा, ए होगा। और यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा है। तो ये शीट के ऊपर वाला एरिया होगा वो होगा z ग्रेटर देन 0, यहाँ पर z बराबर 0 होगा, और इसके नीचे क्या होगा, z लेस देन 0। इस हिस्से का जब एरिया वेक्टर निकालोगे तो वो इसके ऊपर जाएगा नीटा कैप, और इसका जब एरिया वेक्टर निकालोगे तो वो इसके नीचे जाएगा नीटा कैप, ऐसे। अब हमें क्या निकालना है, हमें पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम गाउस के नियम से करना चाह रहे हैं तो हमें ई डी एस चाहिएगा। तो डी एस हो गया एरिया वेक्टर, वो एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है, सीधा जा रहा है ऐसे, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जाएगा पॉजिटिव, ये जो शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन ये होगी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो क्या दे देगा, ई ए, और यहाँ पर भी क्या दे देगा, ई ए। तो जो फाई निकालोगे तुम, फाई ई डॉट डी एस, वो किसके बराबर होगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब यहाँ पर जो फाई है वो एक तो ऊपर वाली सरफेस के हो जाएगा, अपर सरफेस, और एक हो जाएगा कौन सा, फाई लोअर सरफेस, और ये बराबर हो गया किसके, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपर सरफेस का कितना हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जा रहा है सीधा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो इसको क्या लिखोगे, ई और ए, और ये भी कितना हो जाएगा, ई ए। भाई कॉस 0 हो जाएगा ना, तो ई ए हो जाएंगे, और ये हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हो गया 2 ई ए इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ क्यू एनक्लोज्ड अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब Q अपॉन एरिया, टोटल चार्ज अपॉन एरिया, ये किसके बराबर हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई कितनी, यहाँ से आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आ गई। ये पॉजिटिव होगा यदि z ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव z डायरेक्शन में होगा, लेस देन 0 है तो नेगेटिव z डायरेक्शन में होगा। इसी क्वेश्चन को आप कौन सी सिमेट्री से कर सकते हो, तो पिल बॉक्स वाली सिमेट्री है। इसी क्वेश्चन को आप कर सकते हो इससे भी, सिलेंड्रिकल सिमेट्री से भी। सिलेंड्रिकल सिमेट्री में कैसे बनाओगे, इसके ऐसे सिलेंडर पास करा दोगे इसमें से यूँ, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा ई ए, और यहाँ पर भी वही हो जाएगा क्या, ई ए। कई लोगों के दिमाग में आएगा कि ये काटे क्यों नहीं है आपने, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो काट दो। ऐसा नहीं होता, काटना नहीं है, ये फाई निकाल रहे हो तुम तो फाई कितना हो गया, ई ए, और ये भी कितना हो गया, ई ए। दोनों में लीविंग है ना, एक तो होता है एंटरिंग और एक होता है लीविंग। दोनों ही साइड क्या हो रहा है, लीविंग हो रहा है ना, एग्जिट पे आ रहा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ये भी एग्जिट है और ये भी एग्जिट है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि तुम्हें ये क्वेश्चन दिया है, 4 इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट्स carry equal but opposite uniform charge density as shown. The electrostatic fields in the region 1, 2, 3, 4 and 5 are given by, ये हमें ऑप्शंस दिए हैं, है ना, ये इनके चार्ज दिए हुए हैं। मैं इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, इसको कॉपी कर लेते हैं सिर्फ, सी, और इसको प्लस करके ले लेते हैं आगे। देखो भाई, अब ये तुम्हें डायरेक्शन यहाँ पे पकड़नी पड़ेगी। अब प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा। यानी कि मैं इस वाली शीट के लिए अगर बात करूँ, प्लस वाला चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा वो ऐसे जाएगा, यहाँ पर इससे दूर जाएगा, यहाँ पर भी दूर जाएगा, यहाँ पर भी दूर जाएगा, यहाँ पर भी दूर जाएगा। ये पहले के लिए लिखा है मैंने, कलर मैं चेंज करता जाऊँगा। दूसरे के लिए लिखोगे तो यहाँ पर ये माइनस सिग्मा वाला अपनी तरफ बुलाएगा, तो ये अपनी तरफ बुलाएगा, यहाँ से भी इसको अपनी तरफ बुलाएगा, यहाँ से भी इसको अपनी साइड बुलाएगा, अपनी साइड बुलाएगा और अपनी साइड बुलाएगा।
थर्ड वाला प्लस का है तो प्लस के में ये अवे फ्रॉम द होगा चार्ज, तो यहाँ से ये डायरेक्शन यहाँ लिख देता हूँ, अवे अवे, इधर से अवे, यहाँ से भी दूर भगाएगा और यहाँ से भी दूर भगाएगा। फोर्थ वाला अपने पास बुलाएगा, फोर्थ वाला अपने पास बुलाएगा तो ये पास बुला रहा है, ये पास बुला रहा है, पास बुला रहा है, पास बुला रहा है और पास बुला रहा है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक है। अब ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सबकी यूनिफॉर्म होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबकी यूनिफॉर्म होगी, कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो सबके लिए फिक्स हो गया, मैग्नीट्यूड सबके लिए फिक्स हो गया, डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो अब डायरेक्शन के हिसाब से चेंज करो तो देखो ये और ये, पहले वाले में 1 2 3 4, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, पहला वाला तो हो गया 0, यानी कि E1 के केस में ये कट जाएंगे सारे, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 0। दूसरे फील्ड में जब निकालोगे तो देखो कौन किससे कट रहा है, ये इससे कट गया और ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। ये अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव, और ये x और ये पॉजिटिव y, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चले गए, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कौन सी डायरेक्शन, x के। तो ये आ गई E2 की वैल्यू। अब E3 के लिए बात करो, E3 के लिए बात करोगे तो कौन कौन सा कट रहा है, E3 के लिए बात करोगे तो ये और ये वाला कट गया और ये दोनों भी क्या हो गए, अपोजिट हो गए, तो E3 भी कितना हो गया 0, E3 भी कितना हो गया 0। E4 निकालोगे जब, तो E4 निकालोगे तो कौन कौन सा कट रहा है, देखो ये दोनों कट गए और ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, ये भी पॉजिटिव x में चले गए, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट x के। अब निकालो E5, तो E5 के लिए क्या होगा, देखो ये कैंसिल दोनों और ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिला के तुम्हारा आंसर बनेगा 0 पहला, दूसरा बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप, तीसरा बनेगा 0, चौथा बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप और पांचवा बनेगा 0। अब ऑप्शन मैच कराओ, 0 और भी 0 है कहीं, ये वाला तो कैंसिल हो गया, यहाँ 0 0 है। फिर दूसरा ऑप्शन कौन सा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप, एक्स कैप ये तीनों में आ रहा है तो ये भी सही है। तीसरा क्या है, 0 है ना, तीसरा क्या है 0, यहाँ 4 ही लिखे होंगे, 1 2 3 4, यहाँ 0 आएगा बीच में, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ बाकी ये कैंसिल फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बीच में 0 लगा लेना यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोला है 3 इनफाइनाइट प्लेन शीट्स कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज माइनस सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा आर प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन एट y इक्वल्स टू a 3a एंड 4a। तो ये कहानी है 1 2 और 3, ये हो गया y इक्वल्स टू a, ये हो गया y इक्वल्स टू 3a और ये हो गया y इक्वल्स टू 4a। यहाँ पर ये है माइनस सिग्मा, ये है प्लस 2 सिग्मा और ये है 3 सिग्मा। एक पॉइंट है 0 2a और 0 पर, तो 2a कहीं यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट कहाँ पर है, 2a पर है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इस माइनस चार्ज माइनस सिग्मा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, इस 2 सिग्मा की वजह से भी क्या होगी, अवे फ्रॉम द फील्ड, माइनस सिग्मा की वजह से इसकी तरफ होगी, तो ये तो किसकी वजह से होगी, 2 सिग्मा की वजह से, ये किसकी वजह से होगी, 3 सिग्मा की वजह से, और इसकी वजह से भी किधर होगी, इधर ही होगी। तो कुल जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो तीनों का समेशन हो जाएगा। तो इसकी वजह से कितना आएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और डायरेक्शन कौन सी जा रही है, ये डायरेक्शन जाएगी माइनस जे कैप, और सिग्मा की वजह से कितना आएगा, सिग्मा की वजह से इसकी वजह से आएगा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन भी माइनस जे कैप, और 3 सिग्मा की वजह से कितना आएगा, 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी माइनस जे कैप। तो भाई पूरे में से कॉमन कितना आ गया, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में कितना रह गया, 2 सिग्मा प्लस 3 सिग्मा, 3 2 5 और 1 6। ये कुछ गड़बड़ है क्या,
नहीं, हाँ गड़बड़ नहीं है। तो ये हो जाएगा 6 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 2, और ये जे कैप कौन सा, माइनस का, तो ये 3 बार कटेगा, तो हाँ ये आंसर आ जाएगा ना बी। तो आंसर कितना आ जाएगा, -3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जे कैप, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें गाउस लॉ के सारे, ठीक है। तो अब ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चंस हो रहे हैं गाउस के नियम के, इनके एप्लीकेशंस क्या है, किस तरह से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। बाकी स्केड्यूल का मैंने तुम्हें बता ही दिया है, किस तरह से हम काम करेंगे, किस तरह से हमारा सिलेबस चलेगा। जिन भी लोगों के जो भी डाउट हैं, इसके बाद भी कोई कमेंट्स हैं तो वो क्वेरीज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना तो ग्रुप में बता सकते हो। वीडियोस नहीं देख रहे हो तो उनको देखना चालू कर दो। अब अगर अभी एग्ज़ाम है, जैम का एग्ज़ाम है या तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन है तो वो एक अलग कारण है, पर फिर भी मेरे को इन्फॉर्म कर दो, कम से कम बताओ कि तुम्हारे एग्ज़ाम चल रहे हैं या कोई एग्ज़ाम तुम दे रहे हो। तो जिन भी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो।